हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन सीरीज ऑफ सीएस में। आज एक हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। हम पार्ट 1 में जॉइंट वेंचर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा। अभी हम करते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता क्या है? जॉइंट वेंचर मीन्स एक एंटरप्राइज से रहती है। एंटरप्राइज का फॉर्म होता है, वो कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, एलएलपी के फॉर्म भी हो सकता है, पार्टनरशिप के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, दो या ज्यादा पर्सन मिलके एक दूसरी कंपनी बनाते हैं। मतलब दो कंपनी मिलके भी एक दूसरी कंपनी बना सकती है जिसमें वो कुछ प्रोजेक्ट या कुछ वर्क कर सकते हैं साथ में मिलके। एलएलपी के फॉर्म में कर सकते हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में मिल सकते हैं। दो या ज्यादा इन्वेस्टर मिलके एक फॉर्म कर सकते, कंपनी एलएलपी फॉर्म करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। ये जॉइंट वेंचर करने के बहुत सारे फायदे और डिसएडवांटेज होते हैं, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। पर अगर एक वर्ड में जॉइंट वेंचर डिफाइन करना हो तो क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर में मतलब हम अपनी ओनरशिप शेयर करते हैं, दो जने मिलके एक बिजनेस चलाते हैं। तो पार्टनरशिप के तरह ही रहता है, पर पार्टनरशिप नहीं रहता है। इसमें दो जने मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं, एलएलपी फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल को शेयर करते हैं। अगर लीगल लैंग्वेज में जॉइंट वेंचर डिफाइन किया गया है, जॉइंट वेंचर एक जॉइंट अरेंजमेंट है। मतलब दो जने मिलकर कोई अरेंजमेंट करते हैं जिनका उस अरेंजमेंट पे जॉइंटली कंट्रोल होता है, वो एग्रीमेंट पे जॉइंटली कंट्रोल होता है। वो एसेट्स पे जो जॉइंटली उन्होंने साथ में लेके आए हैं, जो फाइनेंशियल एसेट लेके आते हैं, कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, फंड लेके आते हैं, उनपे दोनों का जॉइंट कंट्रोल होता है, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जॉइंट वेंचर मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले, दो या ज्यादा पर्सन मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसको भी जॉइंट वेंचर मिल सकते हैं। या जो एंटरप्राइजेस अपने फाइनेंशियल एसेट या नॉन फाइनेंशियल एसेट या स्किल वगैरह जॉइंट वेंचर में लेके आती है और कंपनी फॉर्म करती है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। और जो पर्पज, जैसे वो पर्पज उनसे उनको फायदा हो, दोनों को फायदा हो सके। जैसे वो पर्पज ऐसे रहते हैं, रिक्सी इवेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सम इवेंट्स ऐसे रहते हैं रिक्सी होते हैं। अगर कोई एक कंपनी वो इवेंट्स को अगर मतलब वो प्रोजेक्ट अगर खुद एक ही कंपनी खुद स्टार्ट करती है तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हैवी लॉसेस एक ही जना खुद को अगर उसको बेयर करना पड़े तो वो डिफिकल्ट रहता है। तो अगर दो जने साथ में मिलके कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं और जिसपे लॉस का ज्यादा रहता है, एक बड़ा एडवांटेज है जॉइंट वेंचर का। अगर समझिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे अभी जो बड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ये दो जने मिलके या दो से ज्यादा जने मिलके करते हैं। जैसे जो इनपे जो रिस्क होती है ना बहुत हाई रहती है, तो रिस्क दोनों शेयर कर लेते हैं, तो एक बड़ा एडवांटेज है। इसके बहुत सारे एडवांटेज, जैसे इकोनॉमिक स्केल। अभी लार्ज स्केल पे काम करना हो, या वो जो प्रोजेक्ट है उसके फिक्स एसेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। जैसे भी आपको पता है सैटेलाइट वगैरह, इनके ऐसे प्रोजेक्ट की फिक्स कॉस्ट, जो भी प्रोजेक्ट की फिक्स कॉस्ट है, तो एक जना बेयर नहीं कर पा रहा है फिक्स कॉस्ट, तो किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगा। अगर दो जने मिलकर रिसोर्सेज, दो या ज्यादा से जने मिलकर रिसोर्सेज कंबाइन करते हैं तो वो इजी हो जाता है, कंपनी के लिए भी एक प्रॉफिट इजीली कमा सकते हैं और एक अच्छे सा बिजनेस कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर करने का दूसरा फायदा ये होता है, हमको रेडी कस्टमर का डाटाबेस मिल जाता है। अगर ऐसे हम न्यूली कंपनी स्टार्ट करें, जो प्रोजेक्ट नया है मार्केट में, तो डायरेक्ट रेडी कस्टमर बेस नहीं मिलता है। अगर हम ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करते हैं तो जिस एंटिटी के साथ हम फॉर्म कर रहे हैं उसका कोई कस्टमर बेस हमको मिल सकता है। नहीं तो हमको कस्टमर बेस बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बहुत हाई कॉस्ट होती है, बहुत बर्डन रहता है और इफेक्टली नहीं हमको कस्टमर बेस मिलता है। ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट रहता है कस्टमर बनाना, क्योंकि कस्टमर के बिना तो बिजनेस रन ही नहीं कर पाएगा। अब ज्वाइंट वेंचर का दूसरे बहुत सारे, जैसे आप ग्लोबल मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ऐसे एंटिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करो जिसका पहले से ही ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस हो, टारगेट मार्केट में उसका प्रेजेंस हो। जो मार्केट को आपको टारगेट करना है, आप उसी ऐसे पार्टनर ढूंढिए जिसका पहले से ही वो मार्केट में हिस्सा हो और वो मार्केट से आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो, उसके साथ मिलके बिजनेस कर सकते हो अगर वो आपके साथ एग्री होता है। तो ज्वाइंट वेंचर आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप ज्वाइंट वेंचर में भी काम करिए, उसके साथ आप ज्वाइंट वेंचर के साथ ऐसे भी कर सकते हो, अपना जो रेगुलर बिजनेस है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ज्वाइंट वेंचर आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी सकता है।
पर ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के साथ आपको इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे हर कॉइन के दो साइड है, ऐसे ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के भी डिसएडवांटेज है। जैसे कि लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट। हर ज्वाइंट वेंचर हर चीज में इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं देता है। जैसे वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी 100% उस चीज में डेवलप नहीं करता है, तो इससे ज्वाइंट वेंचर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। कल्चर का डिफरेंस, हम जो जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, जिनका डिफरेंट हॉरिजन्स में प्रेजेंस होता है, डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंस रहता है, उसके मैनेजमेंट को उसके तरह मैनेजमेंट स्टाइल्स ये डिफरेंट होने के कारण बहुत तकलीफ होती है ज्वाइंट वेंचर को। और अगर हम ज्वाइंट वेंचर में रिसर्च एंड प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो फ्रस्ट्रेटिंग रिजल्ट आती है, आपको बहुत सारा लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो हमको पहले भी कोई भी ज्वाइंट वेंचर सेटअप करने में उसके पीछे प्लानिंग रिसर्च पूरी करना चाहिए, मार्केट का पूरा रिसर्च लेना चाहिए, उसकी डिमांड है नहीं है, तो हमको रिसर्च और डेवलपमेंट करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल भी में भी डिस्प्यूट होता है, डिफरेंट कंपनी होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट होता है, तो डिस्प्यूट होने के चांस होते हैं। ज्वाइंट वेंचर का एक बड़ा डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर हम जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हैं वो ही आगे चल के हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। जैसे हीरो होंडा, हमारे इंडिया में हीरो होंडा ने टाइपशिप किया था, फॉरेन एंट्री ने होंडा कंपनी ने हीरो के साथ टाइप किया था। दोनों ने मिलके काफी टाइम तक दोनों ने साथ मिलके बिजनेस किया, पर दोनों ने एक दूसरे की स्ट्रेटजीज खुद ही यूज कर ली। आज दोनों कंपनी सेपरेट हो चुकी है, दोनों अच्छा खासा दोनों कंपनी अच्छी खासी चलती है, पर दोनों ने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, तो दोनों ने एक दूसरे के लिए कंपटीशन खड़ा कर दिया। हीरो ने अपने लिए होंडा कॉम्पिटिटर और होंडा ने हीरो। पर ऐसे इसके फायदे भी बहुत सारे रहते हैं, नुकसान भी बहुत सारे रहते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप आपको फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है ज्वाइंट वेंचर में, पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर्टेन प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जिनमें आपको 100% अपना कॉन्सेंट्रेट देना पड़ता है, पर ऐसे प्रोजेक्ट पे आपने 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं दिया, अपना साइड बिजनेस जो आपका बिजनेस अपना प्राइमरी बिजनेस है आपने उस पर ध्यान दिया, तो लॉस बियर करना पड़ता है ज्वाइंट वेंचर को। और जो दूसरा पार्टी 100% डेवलप करता है उसको भी आपकी वजह से लॉस बियर करना पड़ सकता है, या उसकी वजह से आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इससे बहुत सारे एडवांटेज है ज्वाइंट वेंचर को। तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए ना हमको पहले बहुत सारी स्ट्रेटजीज सोचनी चाहिए। अगर हमने स्ट्रेटजीज से फॉर्म किया ज्वाइंट वेंचर तो उससे बहुत सारी बेनिफिट होते हैं, और कुछ हद तक जो लॉस या बोलते हैं कि फेल्यूअर के ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के फेल्यूअर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कुछ हद तक, या हम अपनी सक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं वो स्टेजेस फॉलो करके। अभी जैसे कि स्टेज ले हम ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करना चाहते हैं और जो जिसमें चांसेस है फेल्यूअर के ज्यादा, तो हम ऐसा रिलायबल पार्टनर चुने जो हमारे ज्वाइंट वेंचर को अपना 100% एफर्ट दे, ट्रस्टफुल पार्टनर हो। ऐसा पार्टनर सिलेक्ट करने के वो आपके ज्वाइंट वेंचर को भी फायदा देगा और पार्टनर को भी फायदा रहेगा, क्योंकि दोनों मिलकर अच्छा काम करोगे तो दोनों का प्रॉफिट हो सकता है। एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए आपको ज्वाइंट वेंचर के साथ, जो पूरे ज्वाइंट वेंचर को बेनिफिशियल होता है। एक दूसरा ज्वाइंट वेंचर में ना कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है ना तो कोई बोलता है मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आया, या कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल नहीं है तो प्रॉफिट रेशियो उस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आया मेरे साथ नहीं। तो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्किल, मनी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सब इक्वल होना चाहिए। तो इससे आगे चल के आपको फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, तो ऐसे हो सकते हैं फ्यूचर में डिस्प्यूट रोक सकते हो, फ्यूचर के डिस्प्यूट अभी रोक सकते हो, सॉरी। एंड दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा आप तरीका स्ट्रेटजी क्या अप्लाई कर सकते हो, एग्रीमेंट बना सकते हो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने से पहले। और उस एग्रीमेंट में अपने राइट्स, ड्यूटी, सारे फॉर्मेलिटी, रूल्स, रेगुलेशन, अब इतना की एग्जिट रूट भी डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि किसी पार्टनर को कभी बीच में आपके फॉर्म को छोड़ना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, तो उसके सारे आप डिटेल्स कैसे एग्जिट कर सकता है वो सारे अब पहले से ही बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को आप पहले ही रोक सकते हो। क्योंकि ऐसे होता है बहुत बार फॉर्म पार्टनर को लगता है कि इसमें सक्सेस नहीं होगा, या कोई से फाइनेंशियल इश्यू से क्राइसिस आ जाते हैं, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, आपने और पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो पहले से एग्जिट रूट बना के रखोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है दोनों के लिए। स्कोप भी आप पहले ही डिफाइन कर लीजिए। अब जो स्कोप है ज्वाइंट वेंचर का, इस हद तक हम जा सकते हैं, इतना फंड हम ले सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है।
लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर लाइबिलिटी तो चुकानी तो पड़ती है ना, आपको प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करना है, तो अपना पूरा स्कोप डिफाइन कर दें जिससे आपके फॉर्म इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाए, आपको लॉस नहीं हो, कंपनी को आपको प्रॉफिट ही हो। तो इसके लिए आप पहले से ही स्कोप डिफाइन कर सकती है। स्कोप के बियॉन्ड जा सकते हो। अगर सब पार्टनर, जो भी 2 से ज्यादा पार्टनर, 2 है तो दोनों के कंसेंट से, 2 से ज्यादा है तो सारे पार्टनर के कंसेंट के बाद वो स्कोप के बियॉन्ड जा सकते हो। पर पहले से ही बियॉन्ड अगर आपने स्कोप डिफाइन कर रखा है तो किसी एक पार्टनर की वजह से आपको स्कोप के बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। तो ये बहुत सारी स्टेजेस रहती है। अगर आपने ये स्टेजेस फॉलो की तो आपके बिजनेस को, ज्वाइंट वेंचर को सक्सेस के कोई नहीं दे सकता है। ज्वाइंट वेंचर भी हम 2 फॉर्म के फॉर्म कर सकते हैं। एक इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर होता है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर होता है। इक्विटी और कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं, जैसे LLP हो गया, कंपनी हो गया, ऐसे एक लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं। जो भी पार्टनर अपना कंट्रीब्यूशन करता है इन द टर्म्स ऑफ स्केल, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, वो कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। और जो पार्टनर है वो कंपनी का ओनर बन जाता है। और जो ओनर बन जाता है, जो कंपनी के शेयर्स परचेस करके, मतलब वो कंपनी के शेयर्स खुद के पास हेल्प करता है, वो कंपनी का ओनर बन जाता है और कंपनी वो रिसोर्सेज की ओनर बनती है। तो इनडायरेक्टली आप ही वो रिसोर्सेज के ओनर ही रहते हो। पर इसमें मेन फॉर्म क्या है, अपने लीगल एंटिटी क्रिएट करते हो, एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करते हो, कंपनी, LLP वगैरह। और इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसमें आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक दूसरे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ओनरशिप शेयर करते हो, मतलब ओनरशिप 2 जने मिलकर बिजनेस फॉर्म करते हो, ओनरशिप शेयर करते हो, मैनेजमेंट शेयर करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हो। पर जो आपको मैंने बताया, जैसे ओनरशिप शेयर करना, प्रॉफिट शेयर करना, मैनेजमेंट में शेयर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ये सभी 5 कैरेक्टर हर ज्वाइंट इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में नहीं होते, क्योंकि किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शन है। किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं होता है। तो वो कंपनी क्या करती है, मॉनिटरीली इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो अपना नॉलेज, स्किल वगैरह को कंट्रीब्यूट करती है, इन द टर्म्स ऑफ स्किल एंड कंट्रीब्यूशन करती है। तो फॉरेन FDI भी रूल नहीं टूटता है, तो उसकी वजह से वो एक एलिमेंट नहीं होता है। तो समटाइम ऐसा हो सकता है। और फर्दर कभी कभी वो फर्दर किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेती है, फर्दर फंड, मॉनेटरी फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर लेती है, अगर फ्यूचर में FDI अलाउ हो जाता है वगैरह। पर इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर का एक मेन डिफरेंस क्या होता है, जो कैरेक्टर्स बताए, ये कैरेक्टर्स अपोज रहते हैं। उसमें ओनरशिप शेयर नहीं करते हैं, मैनेजमेंट शेयर नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हैं, प्रॉफिट वगैरह। कॉन्टेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में हम ये सब शेयर नहीं करते। इक्विटी बेस से अपोजिट रहता है कॉन्टेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। कॉन्टेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का एक बड़ा डिफरेंस है, उसमें एक कोई भी लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। कॉन्टेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर एक कॉन्टेक्ट रहता है। अभी कॉन्टेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में हम कोई लीगल एंटिटी नहीं चलते, कॉन्टेक्ट बनाते हैं, 2 जनों के बीच में बिजनेस करते हैं, ओनरशिप शेयर करने के बिना, ओनरशिप शेयर करने के बिना। प्रॉफिट उसमें ऐसे नहीं रहता है। कॉन्टेक्चुअल बेस का आपको एग्रीमेंट, जैसे मोन्जिनिस एक फ्रेंचाइजी देती है दूसरे को, तो ये कॉन्टेक्चुअल बेस एग्रीमेंट करते हैं। दूसरे को फ्रेंचाइजी दिया तो सर्टन राइट अपने शेयर करता है और चार्जेस पे करता है फ्रेंचाइजी के। पर ऐसे हो सकता है कॉन्टेक्चुअल बेस एग्रीमेंट, ऐसे इसको बोल सकते हैं। इसमें कोई लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, कोई लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, मतलब 2 जनों के बीच में कोई लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हुई। आप खाली कॉन्टेक्चुअल बेस पे दूसरे पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करते हो और खुद का बिजनेस रन करते हो उनके नाम पे, तो ये कॉन्टेक्चुअल बेस रहता है, ये एग्रीमेंट पे होता है। इसके अगर आप कैरेक्टर्स की बात करें, इसमें 2 जनों का इंटेंशन होता है कोई बिजनेस करने का। मतलब मोन्जिनिस वाले ने आपको बोला आप मेरे तरफ से बिजनेस करो, उसका भी बिजनेस माइंड है, आप उसके लिए बिजनेस करोगे तो उसका गुडविल बढ़ेगा, वो बहुत जने को अपने फ्रेंचाइजी से पैसा कमा सकता है और आपका इंटेंशन रहेगा उसके नाम से आप प्रॉफिट इन करो। इसमें दूसरा होता है, आप वो जो मोन्जिनिस वाला है उसका ब्रांड ने आपको स्किल बताया, टाइप बताया, कैसे आप केक बना सकते हो वगैरह बना सकते हो। तो इसमें मोन्जिनिस वाले ने क्या किया, मोन्जिनिस वाले ने स्किल कंट्रीब्यूशन किया, पर हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसको मनी कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए इसमें आप ओनरशिप शेयर नहीं करते हो या मैनेजमेंट शेयर नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हो। इसमें एक जना मनी लेके आता है, एक जना स्किल लेके आता है, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं।
बोथ पार्टी को सम राइट एक्सेस होते हैं। इसमें दोनों का इक्वल कंट्रोल नहीं होता है। सर्टन राइट दोनों के रहते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपने राइट डिसाइड किए हैं। रिलेशन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन नहीं होता है। इनका फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स टाइम होता है ड्यूरेशन का, जो डिसाइड किया जाता है एग्रीमेंट के बेस पे। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में डिसाइड किया, हम ज्वाइंट वेंचर के लीगल एंटिटी बनाते हैं, जैसे कंपनी हो गया, जैसे एलएलपी हो गया, जैसे ट्रस्ट हो गया, और जैसे कि एलएलपी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेंचर्स कैपिटल फंड। पर ट्रस्ट में पहले अलाउ नहीं था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पर सेबी ने क्या लिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, उसकी वजह से रियल एस्टेट में, ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन कोई लिमिट तक अलाउ किया गया। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो। वेंचर्स कैपिटल फंड में आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो फॉरेन ड्यूली रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर्स कैपिटल फंड है, वो उनको 100% अलाउ कर दिया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पर कंडीशन फॉलो करने के बाद। कंपनी और एलएलपी, इनके अलावा आप कोई भी एंटिटी फॉर्म नहीं कर सकते हो ज्वाइंट वेंचर पर्पस के लिए है। पर ज्वाइंट वेंचर्स के लिए एलएलपी एक गुड फॉर्म है। ज्वाइंट वेंचर आप अगर करना चाहते हो तो एलएलपी के फॉर्म में अगर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पहले तो एलएलपी एक्ट 2008 के पहले या 2015 के नवंबर 2015 के पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एलएलपी में अलाउ नहीं थी। 2008 में एलएलपी एक्ट पास हो गया, पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2015 तक अलाउ नहीं थी। तो उसके पहले क्या होता था, किसी भी फॉरेनर को टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, गवर्नमेंट टेंडर्स या कोई भी प्रोजेक्ट, या फिर किसी के साथ टायरशिप करना रहता था, उसको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती थी, कंपनी प्राइवेट या पब्लिक। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि आपको ना वाइंडिंग अप के टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी, और पार्टनरशिप में आपको अलाउ नहीं था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेनर्स को अलाउ नहीं था कि पार्टिसिपेट करने में। पर फॉरेनर पार्टनरशिप में आना भी नहीं चाहते, क्योंकि पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो कोई ऐसा फॉर्म चाहिए था जो कॉम्बिनेशन हो पार्टनरशिप का भी और कंपनी का, तो एलएलपी आया। पर उसमें 2008 में पास होने के बाद उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नवंबर 2015 के बाद अलाउ हो गई। तो एलएलपी एक ऐसा फॉर्म बन गया, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल था, फॉरेनर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल फॉर्म हो गया। उसके एलएलपी फॉर्म करने के एडवांटेज क्या है कि आपको लो कॉस्ट लगती है इनकॉर्पोरेशन करने की, कंपनी से कंपेयर करें। मेंटेनेंस कम लगती है, जो प्रॉफिट रहता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से नहीं होता है, या वॉलंटरी वाइंड अप कर सकते हो। ऑडिट आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले, या कोई लिमिट आप क्रॉस नहीं करते हो उसके पहले आपको ऑडिट भी कंपल्सरी नहीं करनी पड़ती है, या डेजिनेट पार्टनर वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट है, सब आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के। पर आप अगर इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करना चाहते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जो आपको अगर कंपनी के थ्रू फॉर्म करते हो, एलएलपी के थ्रू फॉर्म करते हो, कौन से भी तरीके से फॉर्म करते हो, तो आप जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या एलएलपी के टाइप में एलएलपी एग्रीमेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से बनानी चाहिए, ड्रॉप करनी चाहिए। सारी चीजें, सारी की कॉन्सेप्ट, सारे की इशू सोच के बनाने चाहिए। जैसे कि कौन सा बिजनेस हम बनाएंगे, कौन सा बिजनेस हम करेंगे, कौन से प्रोविजन से ड्यूटीज, कौन से प्रोविजन से बिजनेस करेंगे, कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, पार्टनर्स को नॉमिनेट कैसे करेंगे, मतलब डेजिनेट पार्टनर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, या डिस्प्यूट अगर होएगा तो उसको सॉल्व करने के कौन से मैकेनिज्म होंगे, या अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे जो वैल्यूएशन करेंगे, किसको कितना % वैल्यूएशन मिलेगा, किसको कितना % नहीं मिलेगा, सारी चीजें सोचनी चाहिए। एग्रीमेंट बनाने के पहले ये सोचना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ एग्रीमेंट कौन सी होगी, पार्टीज कौन सी इसमें है, उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, उनका इंटेंशन क्या है, उनके राइट ड्यूटीज का पावर्स कैसे डिसाइड करोगे, अमेंडमेंट ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट अमेंडमेंट करना है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट को, वो कैसे करोगे, या कोई ड्यूरेशन आपने फिक्स की है उसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कैसे करोगे, टर्मिनेशन कैसे करोगे, या कोई क्लॉज आपको एडिशन डालना है वो कैसे करोगे। ऐसे सारी चीजें आप ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में पूरी डिटेल पहले से ही डिसाइड करनी चाहिए। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में ये सब डिटेल इनमें, क्योंकि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है, तो ये आपको एग्रीमेंट वगैरह फॉर्म करनी पड़ती है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में करें तो उसमें छोटा सा एग्रीमेंट होता है, उसमें पहले आपका फैमिलियर, दो पार्टनर्स खुद में मिलकर फैमिलियर्स होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद एक दूसरे को जानने के बाद वो क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं होती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है।
और उसके बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं हम ज्वाइंट वेंचर क्यों करना चाहते हैं वगैरह, कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इसमें मेन करके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, मतलब एक दूसरे का अंडरस्टैंड राइट ड्यूटी से एक एग्रीमेंट में डिफाइन कर लेते हैं, वो कॉन्टैक्ट रहता है। इसमें ज्यादा देर नहीं रहता है, पर दोनों ज्वाइंट वेंचर आज फुल फॉर्म में चलते हैं, उनकी वजह से बहुत आज हमारे इकोनॉमिक डेवलप हुई है। अब ये बाकी बचता है स्पेशल, ये चैप्टर में बचता है स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, उसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल क्यों है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सारे हम नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन